Hello, my dear psychology enthusiasts. I'm Tanya, and I welcome you all to my channel Psych by Tanya. So, in the last video, we started with studying the assessment methods which are used to, measure psychological attributes present within a person. We read about intelligence and we started with the psychometric approach of understanding intelligence. हमने उसमें एक theory पढ़ ली थी which was given by Alfred Binet, the unifactor theory. उसको हमने अच्छे से समझ लिया था. And today we are going to start with the next theory which was given by Charles Spearman, the two-factor theory. So without any further delay, let's begin with the video. Okay, so in 1927, Charles Spearman proposed a two-factor theory of intelligence जिसमें उन्होंने factor analysis method को use किया था. Now this particular thing which is so mildly highlighted in your textbook can be asked as an MCQ question जिस पे आप लोग शायद ध्यान भी ना दो, but it becomes a very important point. He showed that intelligence consisted of two kinds of factors, which was the general factor and some specific factors. ठीक है, and these were called the G factor and S factors. So the G factor included mental operations जो primary है और हर इंसान में हर performance के time काम आएंगे ही आएंगे. कोई भी function कोई individual perform कर रहा हो, whether it is problem solving, whether it is decision making, whether it's anything, उसमें वो proper abilities, वो factors involved होंगे ही होंगे. ठीक है. He said that there are also many specific factors. उन्होंने बोला कि G factor तो होता ही होता है, काफ़ी सारी specific abilities भी होती है जिनको उन्होंने बोला S factor. ठीक है, जैसे कि excellent singers, architects, scientists, athletes, ये सब एक हाई G फैक्टर पे तो हाई है ही कि उनमें जनरल एबिलिटी, कॉमन एबिलिटी तो हाई है, बट इन देयर पर्टिकुलर फील्ड दे कॉन्स्टिट्यूट ऑफ दैट स्पेसिफिक स्पेशल एबिलिटी विच इज़ द एस फैक्टर. ठीक है, बट इन एडिशन टू दिस दे हैव स्पेसिफिक एबिलिटीज विच हेल्प देम एक्सेल इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स. कि कोई सिंगर गाना ही क्यों गा पा रहा है, वो डांस क्यों नहीं कर पा रहा, बिकॉज उसमें जो स्पेशल एबिलिटी है, जो स्पेसिफिक फैक्टर है, वो है सिंगिंग वाला. ठीक है, वेदर एज द पर्सन हु इज अ डांसर, उसकी स्पेसिफिक स्पेशल एबिलिटी है टू डांस, उनमें वो फैक्टर हाई है. तो जनरल फैक्टर दोनों का हाई होगा, दे हैव दैट क्रिएटिव इंटेलिजेंस, लेकिन उनकी जो स्पेसिफिक एबिलिटीज है वो डिफर करेंगी. ठीक है. नाउ दिस थ्योरी वॉज फॉलोड बाय लुई थर्स्टन्स थ्योरी विच वॉज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़. कि कौन सी 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ उन्होंने बताई थी कि ये हर इंसान में जो इंटेलिजेंट है उसमें आपको मिलेगी. इंटेलिजेंस constitutes of these 7 abilities which are primary for an individual who is considered to be intelligent. अब वो उन्होंने बोला कि these are very independent of each other, एज इन एक हो सकती है, एक दूसरी नहीं हो सकती. एक है तो हो सकता है दूसरी कोई एक ज़्यादा उसमें हो, लेवल पे हो, एक कम लेवल पे हो. इट कैन डिफर. सो दीज प्राइमरी एबिलिटी वर वर्बल कॉम्प्रीहेंशन विच इज़ ग्रास्पिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज़. आपको जल्दी चीज़ें समझ में आ जाना. आप यू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी, यू हैव दैट कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी. ठीक है. न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ कि आप फटाफट मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो, आपकी कॉम्पिटिशनल स्पीड काफ़ी हाई है, आप नंबर्स के साथ काफ़ी अच्छे हो, तो दिस इज़ योर न्यूमेरिकल एबिलिटी, और आप एक्यूरेट आंसर निकालते हो. ठीक है. देन स्पेशियल रिलेशंस विच इज़ विजुअलाइजिंग पैटर्न्स एंड फॉर्म्स. यू हैव दैट आँखों का जादू विच इज़ कॉल्ड कि आप हर चीज़ इमेजिन कर सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो, और उसके थ्रू एक अच्छा आउटपुट ला सकते हो. ठीक है. देन इट्स परसेप्चुअल स्पीड कि आप कितनी जल्दी और कितनी एक्यूरेटली अपने आसपास की चीज़ों को परसीव करते हो, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको नोटिस कर पाते हो. ठीक है. वर्ड फ्लुएंसी विच इज़ यूजिंग वर्ड्स फ्लुएंटली एंड फ्लेक्सिबली. लाइक व्हेन यू टॉक यू डोंट हैव द नीड टू फाइंड द करेक्ट वर्ड्स. आपके पास अपने आप आपको पता है क्या वर्ड यूज़ करना है. यू आर फ्लुएंट वाइल टॉकिंग एंड यू हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी. यू कैन मे बी स्विच लैंग्वेजेस टू, यू कैन यूज़ डिफरेंट वर्ड्स, सो यू आर वेरी फ्लेक्सिबल विद दैट. ठीक है. Then next is memory, which is accuracy in recalling information. ठीक है. accuracy in recalling information means कि आपको चीज़ें याद करने में आसानी होती है. ठीक है. you can do it on your own and you can do it fast. Then next is inductive reasoning, deriving general rules from presented facts, which is आपको rules निकालने में, rules derive करने में, आपको मान लो मैंने बोल दिया कि एक कोई बीमारी है जिसमें कोल्ड हो जाता है, जिसमें फीवर हो जाता है, जिसमें बॉडी एक होता है, जिसमें ये होता है वो होता है. ठीक है.
अब आप इस सबको, ये आपको मैंने स्पेसिफिक फैक्ट्स दिए एंड नाउ यू सॉ कि एक इंसान जिसको ये वाले सिम्टम्स है उसको कुछ पर्टिकुलर डिजीज़ है. सो नाउ यू विल derive a general conclusion from these facts that yes, this is this is something which affects many people, this is something which is a disease, this is something which has such symptoms. अब मैंने आपको स्पेसिफिक इंस्टेंसेस बताया, इस इंसान को ये वाली डिजीज़ हुई तो इसको ये हो गया था, इस इंसान को ये वाली डिजीज़ हुई तो इसको ये सिम्टम्स थे, इसको ये हुआ, तो आपको एक कॉमन पैटर्न दिखा है, उससे आपने एक जनरलाइज रूल निकाल दिया कि दिस इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन दिस डिजीज़ अकर्स इन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल. ठीक है, सो डिराइविंग जनरल रूल्स फ्रॉम प्रेजेंटेड फैक्ट्स. नेक्स्ट थियोरी वॉज गिवन बाय आर्थर जेनसन. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियोरीज. इन्होंने एक हायरार्कियल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस प्रपोज करा था जिसमें 2 लेवल्स पे इंटेलिजेंस ऑपरेट करती थी. लेवल 1 इज़ द एसोसिएटिव लर्निंग लेवल, जहाँ पर आपका आउटपुट और इनपुट मोर और लेस सेम ही है. जैसा मैंने प्रेजेंट करा वैसा ही मुझे आउटपुट मिल गया, कोई ज़्यादा उसमें प्रोसेसिंग नहीं हुई, कुछ डिफरेंस नहीं हुआ, कुछ एड ऑन्स नहीं हुए. As I read, as is the result. ठीक है, as I put in, as is the result. So this can be considered to be true when we talk about rote learning, when we talk about memory, कि जैसा याद किया वैसे का वैसा हमने आउटपुट भी दे दिया. सब कुछ अच्छे से याद हुआ तो आपको सब कुछ याद रहेगा, आप सेम अच्छा आंसर दे पाओगे. सब याद नहीं होगा तो उसमें कुछ डिफर हो जाएगा, जैसी आपकी इनपुट होगी वैसा ही आउटपुट आएगा. बट इन लेवल 2 विच इज़ कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, आप प्रोसेस करते हो, आप अपनी हायर ऑर्डर स्किल्स यूज़ करते हो, लॉजिकल रीजनिंग यूज़ करते हो, कंप्यूटेशनल एबिलिटीज़ यूज़ करते हो, आप अपने इनपुट को ट्रांसफॉर्म करते हो टू ब्रिंग इन इफेक्टिव आउटपुट. ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करते हो. इसमें आप एग्जाम्पल कुछ भी दे सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, दीज आर ऑल योर कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसीज. नेक्स्ट इज़ a very important model, the model given by J.P. Guilford, जिसमें हर 12th को दिक्कत होती है, एक बार में तो कभी समझ नहीं आता है. So let's understand this now. J.P. Guilford proposed a model called structure of intellect model, जिसमें इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स को 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, विच इज़ ऑपरेशंस, कॉन्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. ऑपरेशंस, जिस तरह से आप एक पर्टिकुलर इनपुट पर वर्क कर रहे हो, जो आप इनपुट्स डाल रहे हो. कंटेंट, क्या चीज़ है जिस पे आप वर्क कर रहे हो, एंड प्रोडक्ट इज़ योर आउटपुट. ठीक है, तो बेसिकली इसको वैसे समझ लो, कंटेंट इज़ योर इनपुट, जिस चीज़ को आप प्रोसेस करोगे, प्रोसेस किसके के थ्रू करोगे, ऑपरेशंस के थ्रू करोगे, एंड जो रिजल्ट आएगा वो आपका प्रोडक्ट आएगा. सो दीज इंक्लूड कॉग्निशन. ऑपरेशन होता है जो रिस्पोंडेंट करता है कि मैं मेरे रिजल्ट को निकालने के लिए क्या क्या प्रोसेसेस में इंडल्ज कर रही हूँ. इट कैन बी कॉग्निशन, इट कैन बी मेमोरी रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिटेंशन, डाइवर्जन प्रोडक्शन, कन्वर्जन प्रोडक्शन एंड इवैल्यूएशन. तो ये सारे मुझे प्रोसेसेस दे रखे हैं. नेक्स्ट इज कंटेंट, कि मेरे पास क्या मटेरियल है, क्या इन्फॉर्मेशन है जिस पे मैं ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही हूँ. मेरे पास कुछ विजुअल क्यूज़ है, मेरे पास ऑडिटरी क्यूज़ है, मेरे पास सिम्बॉलिक क्यूज़ है, किस चीज़ को मैं इन सब ऑपरेशंस के थ्रू प्रोसेस कर रही हूँ. ठीक है, सिमेंटिक है, बिहेवियरल है, क्या चीज़ है. एंड देन प्रोडक्ट्स रेफर टू द फॉर्म इन विच दिस इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड बाय द रिस्पोंडेंट. मैंने उसको किस तरह से क्लासीफाई करा है, किस तरह से पुट करा है, किसी यूनिट में पुट कर दिया, कोई पर्टिकुलर क्लास का पार्ट बना दिया, कोई रिलेशन इस्टेब्लिश कर लिया, कोई सिस्टम फॉर्म हो गया, उससे कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस मुझे देखने को मिले, एंड इम्प्लीकेशंस. अब क्योंकि ये कैटेगरी अगर आप देखोगे तो वी हैव 6 ऑपरेशंस, 5 कंटेंट्स एंड 6 प्रोडक्ट्स अगेन. सो दिस इज कॉल्ड द 6 into 5 into 6 कैटेगरीज एंड द मॉडल टोटल हैज़ 180 सेल्स. ठीक है, 180 सेल्स जिसमें होते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ MCQ कि आपको याद रहे 6 into 5 into 6, 180 सेल्स. ओके, ईच सेल इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव एटलीस्ट 1 फैक्टर और एबिलिटी, एंड किसी में एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कि एटलीस्ट आपको कॉग्निशन करना आता हो, विजुअल क्यूज पे करना आता हो, और आपको उसमें रिलेशंस बिठाने आते हो. सो दिस इज़ लाइक 1 एबिलिटी विच यू आर एबल टू परफॉर्म. देन नेक्स्ट कुड बी समथिंग अदर. तो एक इंसान में या तो कोई एक कॉम्बिनेशन प्रेजेंट हो सकता है और किसी में ज़्यादा भी प्रेजेंट हो सकते हैं. सो ईच फैक्टर इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ ऑल द 3 डायमेंशंस. क्लियर हुआ? ठीक है.
नाउ द नेक्स्ट वी मूव टू, ये हमने सारी साइकोमेट्रिक अप्रोचेस पढ़ ली. नाउ देर इज़ वन मोर थियोरी विच इज़ कॉल्ड थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेज. दिस इज़ अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थियोरी फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. 6 मार्कर क्वेश्चंस में 110% देखने को मिलेगी, 4 मार्कर क्वेश्चंस में भी मिल जाती है. बट दिस इज़ अ क्वेश्चन, दिस इज़ अ टॉपिक जहाँ पर आपके पास 8 पॉइंट्स होते हैं एंड एग्जामिनर्स यूजुअली पूछते हैं इस क्वेश्चन को. सो बी वेरी सिंसियर वाइल यू आर स्टडिंग दिस. थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, हार्वर्ड गार्डनर ने इसको प्रपोज किया था. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस. ठीक है. अकॉर्डिंग टू हिम इंटेलिजेंस एक सिंगल एंटिटी नहीं है. इंटेलिजेंस खुद एक सिंगल फैक्टर नहीं है, सिंगल एट्रीब्यूट नहीं है. इंटेलिजेंस काफ़ी तरह की होती है. इंटेलिजेंस की कैटेगरीज होती है. इंटेलिजेंस खुद अकेली नहीं है कि एक इंटेलिजेंस मैंने बोला तो सारी चीज़ें आ गई. इंटेलिजेंस के टाइप्स होते हैं. ठीक है. सो ईच ऑफ दीज इंटेलिजेंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. हो सकता है कि एक इंटेलिजेंस हो अवेलेबल इंसान में, दूसरी इंटेलिजेंस ना हो. ठीक है. इट डज नॉट नेसेसरीली इंडिकेट बीइंग हाई और लो ऑन अदर टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस. Gardner put forth that different type of these intelligences interact and work together to find a solution for a problem. एक ही चीज़, एक ही इंटेलिजेंस does not work for it. काफ़ी सारी इंटेलिजेंस अपने मेथड्स को कंबाइन करके हम किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकालते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं. सो गार्डनर स्टडीड एक्सट्रीमली टैलेंटेड पर्सन्स जो कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक एबिलिटीज़ में एक्सेल करते हो. ठीक है. उन्होंने फिर 8 टाइप की इंटेलिजेंसेस बताई. हाउ मेनी? 8. ठीक है. फर्स्ट वॉज लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस. एक इंसान जिसके पास एबिलिटी है टू प्रोड्यूस एंड यूज़ लैंग्वेज, कि वो लैंग्वेज को क्रिएट कर पाए एंड देन उसको इफेक्टिवली यूज़ कर पाए. नाउ इट इज़ द कैपेसिटी टू यूज़ लैंग्वेज फ्लुएंटली एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्रेजेंट वॉट यू थिंक, टू प्रेजेंट एंड अंडरस्टैंड अदर्स. ठीक है. पर्सन्स हाई ऑन दिस आर कॉल्ड वर्ड स्मार्ट, कि उनको अलग अलग वर्ड्स को यूज़ करना आता है, उनके मीनिंग समझने आते हैं. They can articulate better and they can create linguistic images in their mind. Now this is an important point which you might miss and आप confused हो जाओगे कि linguistic images, is this visual intelligence, is this spatial intelligence? नहीं, this is linguistic intelligence का part. Poets and writers are very strong in this component of intelligence. Linguistic images क्या होती है कि आप एक scene imagine कर रहे हो and उसके through आप अपने thoughts put down कर पा रहे हो on paper with words. So this is what is linguistic intelligence. And when it comes to linguistic images जो वो form करते हैं. Then logical mathematical intelligence. In this we can think logically and critically and we can solve problems. ठीक है. They engage in abstract reasoning and can manipulate symbols to solve mathematical problems. अलग अलग numbers पे division, addition, subtraction, उसमें वो काफ़ी fluent होते हैं, काफ़ी fast होते हैं. Scientists and Nobel Prize winners are likely to be strong in this component. Next is special intelligence, कि आप visual cues को समझ पाओ, visual patterns और images को form कर पाओ. ठीक है. तो आप इसमें क्या होता है, you can form, use and transform mental images. ठीक है. जो लोग इस पे हाई होते हैं, ये इंटेलिजेंस जिसमें होती है, वो अपने आसपास की चीज़ों को अपने माइंड में प्रॉपरली इमेजिन कर पाते हैं, पूरा विजुअल फ्रेम कर पाते हैं. And it's very effective when you go for jobs like pilots, sailors, sculptors, painters, architects, interior decorators. वो क्या करते हैं, आपका स्पेस देखेंगे, आपने एक इंटीरियर डिज़ाइनर हायर किया. Now they'll see what space you have, आपने जो उनको लोकेशन दी है to improve its look. अब वो इमेजिन करेंगे, they'll create an outlook in their mind using that special intelligence कि इस कॉर्नर को, इस पर्टिकुलर जगह को हम कैसे सुंदर बना सकते हैं. इधर हमें क्या लगाना है, इधर बेड लगाना है, इधर कबर्ड लगानी है, इधर क्या करना है, इधर क्या करना है. वो सारी इंटेलिजेंस वाला काम उनको हेल्प करता है. स्पेशल इंटेलिजेंस उनको हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड ऑल द स्ट्रक्चर. ठीक है. इसका एक और एग्जाम्पल इज सर्जन्स, जो हमारे ऑर्गन्स का विजुअलाइजेशन करके उसमें कहाँ क्या चीज़ कट करना है, कैसे इफ़ेक्टिवली सर्जरी परफॉर्म करनी है, वो सारी चीज़ें कर पाते हैं. ठीक है. इवन कार्टूनिस्ट जो कैरिकेचर्स वगैरह बनाते हैं, उनका भी यही काम रहता है. ओके. देन नेक्स्ट इज म्यूजिकल इंटेलिजेंस, एन एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड मैनिपुलेट म्यूजिकल रिदम्स. गाना बनाना, गाना समझना. ठीक है. टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट म्यूजिकल पैटर्न्स.
People having this intelligence are very sensitive to sounds and vibrations and they can create new patterns of sounds. वो अपनी रिदम बनाने में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं. बॉडीली काइनेस्थेटिक अपने बॉडी के कुछ पार्ट्स या इंटायर बॉडी को इफ़ेक्टिवली डिफरेंट तरह से यूज़ करना, फ्लेक्सिबली यूज़ करना, टू यूज़ होल और पोर्शंस ऑफ द बॉडी क्रिएटिवली. ठीक है. अब इसमें क्या होगा, इसमें आप कोई एथलीट्स हो गए, डांसर्स हो गए, वो जिस तरह से अपनी बॉडी को यूज़ करके एक बहुत ही यूनिक सी चीज़ आपको प्रेजेंट करते हैं, वो वाली चीज़ इसमें आती है ना. टू डिस्प्ले और कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिस भी तरह से वो यूज़ करते हैं उसको. Then comes interpersonal problems, interpersonal intelligence, not interpersonal problems. Interpersonal intelligence में होगा, मैं आप लोगों को समझ पा रही हूँ, अगर आप interpersonal intelligence पे आए हो तो आप लोग मेरे को समझ पाओगे. Basically you understand the feelings of other person, you can understand the mindset of another person, you can understand उसकी body language, उसका behavior. So when you are high on interpersonal intelligence, it is easy for you to form relations, it is easy for you to maintain those relations, बिकॉज आप दूसरे इंसान को समझ पा रहे हो, आप उनकी फीलिंग्स को काफ़ी अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हो एंड यू आर एम्पैथेटिक टूवर्ड्स देम. देन सिमिलर टू दिस एंड ऑपोजिट टू दिस इज़ इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, कि आप खुद को समझ पाओ, खुद की फीलिंग्स को समझ पाओ, खुद क्या चाहते हो उसको समझ पाओ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के लिए काफ़ी सारे लोग आप एग्जाम्पल ले सकते हो. टीचर्स, बिकॉज दे डील विद सो मैनी स्टूडेंट्स. साइकोलॉजिस्ट, दे डील विद सो मैनी क्लाइंट्स. डॉक्टर्स, दे डील विद सो मैनी पेशेंट्स. जहाँ पर भी एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ काम करना है. इवन नॉर्मल कॉर्पोरेट फैमिली में जो मैनेजर्स होते हैं, कॉर्पोरेट CEOs होते हैं, COOs होते हैं, they have to understand the people who are working for them. So these are the professions which require interpersonal intelligence, because you cannot function without understanding other person. ठीक है. And similarly you cannot work without understanding yourself. So that is when interpersonal intelligence comes into play, कि आप अपने feelings को, अपने emotions को, अपने desires को समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो. ठीक है. You should know your strengths, your weaknesses, and you should use that knowledge to deal with others, to work with others. ठीक है. To relate with others. Persons high on this ability have finer sense regarding their identity, human existence and meaning of life. उन्हें पता होता है कि वो कहाँ क्या करना चाहते हैं, उनकी लाइफ का एम क्या है, what do they want to make out of their life, what is their aim, वो सारी चीज़ें उन्हें पता होती है. Examples are philosophers and spiritual leaders who have attained that enlightenment, who have that connection within themselves with their self. Okay. Then next is naturalistic intelligence. आज हम यहीं पर फिनिश करेंगे एंड देन इन द नेक्स्ट लेक्चर वील स्टार्ट विद इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच. ठीक है. नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ नेचुरल वर्ल्ड. आपको फ्लोरा और फौना जो आपके सराउंडिंग्स में है उसकी कितनी नॉलेज है, आपको आसपास के जो स्पीशीज़ है डिफरेंट उसकी क्या नॉलेज है. ठीक है. अवेयरनेस ऑफ आवर रिलेशनशिप विद द नेचुरल वर्ल्ड. इफ़ वी कैन रिकोगनाइज द ब्यूटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ फ्लोरा एंड फौना. अगर आपको डिफरेंसेस बताने आते हो कि ये फ्लावर इस फ्लावर से कैसे डिफरेंट है, इसकी ग्रोथ से कैसे डिफरेंट है, देन यू हैव हाई नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस. अब ये आपको किस में देखने को मिलेगी? हंटर्स में, फार्मर्स में. दे नो कि एक पर्टिकुलर मान लो हैन भी है तो एक हैन दूसरी हैन से कैसे डिफरेंट है, कौन सी अच्छे एग्स देगी, कौन सी अच्छे एग्स नहीं देगी. सो दे नो अबाउट इट. फार्मर्स नो कि ये वाला क्रॉप अच्छा यील्ड करेगा, ये वाला क्रॉप नहीं करेगा, या इसमें ये वाली चीज़ रिक्वायर्ड है, इसमें वाटर इतना रिक्वायर्ड है, इसमें वाटर इतना रिक्वायर्ड है. So they know about everything because they are high on naturalistic intelligence. Hunters, farmers, tourists, botanists, zoologists, bird watchers, they have more naturalistic intelligence. I hope all this was clear for you and these were some very very interesting theories जो एग्ज़ाम में पक्का आने के chances है. So make sure you learn these all and information processing approach तो इससे भी ज़्यादा interesting होने वाली है. So do not miss the next lecture. Subscribe to the channel. Stay updated on when the next videos come because this is going to be very important for you. And if you wish to score 100 on 100 in psychology, you have to subscribe to my channel because there is so much waiting for you here. And I'll see you in my next videos.